सुप्रभात बेटा। अपन पढ़ रहे थे सुमित्रा नंदन पंत और उनकी कविता पढ़ रहे थे वे आँखें। उसमें से कुछ तो हमने पहले वीडियो में पढ़ ली हैं, उनका परिचय पढ़ लिया और उनकी 2 व्याख्याएं मैंने पढ़ी हैं। आज अगली है, इनकी कविता है वे आँखें। और वे आँखें किसकी आँखों के बारे में बताया गया है? एक किसान की आँखों के बारे में बताया गया है। यानी 1947 से पहले किसानों की जो दुर्दशा थी उसका वर्णन कवि सुमित्रा नंदन पंत ने वे आँखों शीर्षक कविता के अंदर किया है। कि किसान की वे आँखें जिनमें अत्यधिक शोषण उत्पीड़न के कारण उसकी आँखों में करुणा और दारिद्र्य का भाव है वो छिपा हुआ है। वह किसान अशिक्षित है, महाजनों का उसके ऊपर अत्यधिक कर्ज है जिसको वह चुका नहीं पाता। इसलिए एक किसान के दर्द की कहानी को इस कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है। देखो कवि क्या कह रहे हैं, बिका दिया घर द्वार महाजन ने नए ब्याज की कोडी छोड़ी। कवि कह रहे हैं कि उस किसान के ऊपर महाजन ने इतना अधिक कर्ज लाद दिया है, इतनी अधिक लगान उसके ऊपर दे दी है कि वह लगान और कर्ज अदा नहीं कर पाया। और कर्ज और लगान अदा नहीं कर पाने के कारण उस किसान का घर द्वार भी क्या हो गया, नीलाम हो गया, उसका घर द्वार भी बिक गया। महाजन ने ब्याज की कोडी छोड़ी। जो महाजन सेठ साहूकार थे उन्होंने ब्याज की एक कोडी भी नहीं छोड़ी, अर्थात एक पैसा भी नहीं छोड़ा। यानी मूलधन भी और मूलधन के साथ साथ उसका ब्याज भी लिया। तो बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कोडी छोड़ी। अत्यधिक लगान हो जाने के कारण, अत्यधिक कर्ज हो जाने के कारण वह किसान उनका कर्ज नहीं चुका पाया। और कर्ज नहीं चुका पाने के कारण महाजन सेठ साहूकार और जमींदारों ने उस किसान के घर द्वार को क्या कर दिया, बिका दिया। और उन्होंने ब्याज की कोडी भी किसान के पास नहीं छोड़ी। रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। उस किसान के पास बैलों की एक जोड़ी थी जिससे वह अपने खेत जोता करता था, लेकिन वह बैलों की जो जोड़ी थी उस बैलों की जोड़ी को भी क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। इसलिए बार बार किसान को वह अपने बैलों की याद थी वो आती थी। और जब भी उसकी याद आती थी तो उसकी याद उसकी आंखों के अंदर क्या होती थी, चुभती थी। रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कवि कह रहा है कि उस किसान के पास जो बैलों की जोड़ी थी वो रह करके उसकी आंखों में क्या उत्पन्न कर रही थी, कसक उत्पन्न कर रही थी। कौन सी जोड़ी? जिस जोड़ी को सेठ साहूकार और महाजनों ने क्या कर दिया था, नीलाम कर दिया था। उसकी याद थी, उस किसान की आंखों में कसक, टीस और दुख थी वो उत्पन्न करती थी। उजरी उसके सिवा कब पास दूने आने देती। उस किसान के पास एक उजरी नामक सफ़ेद क्या थी, गाय थी। वह गाय किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पास दूध दूहने के लिए भी नहीं आने देती थी। उस उजरी नामक गाय का किसान क्या करता था, दूध दोहता था, दूध दोहता था, दूध निकालता था। वह गाय उस किसान के अलावा किसी को भी दूध नहीं देती थी, अपने पास भी नहीं पटकने देती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कभी कह रहा है, कभी कह रहा है कि आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती की। उस किसान के पास जो सुख की खेती थी या उस किसान के पास जो भी फसलें वगैरह थी, आज उसकी आंखों में उस गाय का स्नेह क्या करता है, उमड़ता है। उस बेचारे किसान की वह सुख भरी खेती जो उजड़ गई वो उसकी आंखों में आज क्या करती है, नाचा करती है। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। जो उसकी सुख प्रदान करने वाली जो खेती थी, उसके हरे भरे वो लहलाते खेत थे, वो लहलाते खेत भी आज क्या हो गए, समाप्त हो गए। वो खेत आज उसकी आंखों के अंदर क्या करते हैं, नाचा करते हैं। उनकी याद उस किसान को आती रहती है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। यानी उसकी बहुत ही करुण कथा का यहाँ पर वर्णन किया गया है, एक मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है कि वो किसान कितना गरीब था, कैसा किस प्रकार से अशिक्षित था।
बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर। कवि कह रहा है कि उस किसान के पास पैसा नहीं था, वह अत्यधिक गरीब था और गरीब होने के कारण, पैसा नहीं होने के कारण वह अपनी घरनी यानी अपनी घरवाली का भी इलाज नहीं करवा सका और घरवाली का इलाज नहीं करवा पाने के कारण उसके घरवाली भी कहाँ चली गई, स्वर्ग चली गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, कि वह किसान अपने घरवाली का पैसा नहीं होने के कारण उसका इलाज नहीं करवा सका, उसको दवाई नहीं दिला सका और बिना दवाई के उसकी जो पत्नी थी वो स्वर्ग चली गई, उसकी मृत्यु हो गई, आंखें आती भर। इस प्रकार की बातों को याद करके उस किसान की आंखें भर आती हैं। कि उस किसान की आंखें भर आती हैं, कब भर आती हैं? जब बिना पैसे की उसकी पत्नी है जिसका वह इलाज नहीं करवा सका और इलाज नहीं करवा पाने के कारण उसकी पत्नी क्या हो गई, मर गई, स्वर्ग चली गई। देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद गई। उस किसान के एक दूध मुई बिटिया थी, यानी दूध पीने वाली, माँ का दूध पीने वाली एक छोटी सी बिटिया थी, उसकी भी सही तरीके से देख रेख नहीं हो पाई। माँ की मृत्यु के बाद उस बिटिया की सही तरीके से देख रेख नहीं हो पाई और सही तरीके से देखभाल नहीं हो पाने के कारण वह दूध मुई बिटिया, वह छोटी सी बिटिया थी, वो भी 2 दिन बाद क्या हो गई, मर गई। ये किसान की जो दयनीय स्थिति है उसका यहाँ पर कवि ने एक मार्मिक चित्रण किया है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर। उस किसान की आंखें तब भर आती हैं जब बिना दवा के, बिना पैसे के वह अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करवा पाता है और बिना इलाज के उसकी पत्नी मर जाती है। ये बातें सोच करके किसान की आंखें भर जाती हैं। और उस किसान की एक छोटी सी लड़की थी, माँ का दूध पीने वाली एक लड़की थी, जिसकी सही तरीके से देखभाल नहीं हो पाने के कारण वह बिटिया भी 2 दिन बाद में क्या हो जाती है, मर जाती है। घर में विधवा रही पतौ। अब उसके घर के अंदर उसकी विधवा बहू है, उसके बेटे की बहू है, जिस बेटे को पहले ही कारकुनों यानी महाजनों के लठेतों ने लठ मार करके उसकी हत्या कर दी थी। अब उसके घर के अंदर कौन है? घर में विधवा रही पतौ की उसके घर के अंदर उसकी विधवा बहू है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, वह रूप गुण आदि से कैसी थी? लक्ष्मी का अवतार थी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया? यद्यपि पति घातिन। पति घातिन का मतलब होता है पति की हत्या करने वाली। ये उस समय का जो रूढ़िवादी समाज था, रूढ़िवादी समाज में ये परंपरा चल रही थी उस समय के समाज के अंदर कि अगर नवविवाहित युवक की मृत्यु हो जाती है तो नवविवाहित युवक की मृत्यु हो जाने पर उस समय का रूढ़िवादी अशिक्षित समाज और समाज के लोग क्या कहते थे कि ये जो बहू है वो कैसे है? पति हत्यारिन है, कि इसके आने से ही इसके पति की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। इस प्रकार के गंभीर आरोप उस समय वो स्त्रियों के ऊपर क्या करते थे? लगाते थे। घर में विधवा रही पतौ, लक्ष्मी थी पति घातिन। कवि कह रहा है कि अशिक्षित और परंपरावादी जो समाज है उस समाज में किसी विवाहित नवयुवक के मर जाने पर घर बार के लोग उसकी विधवा बहू के संबंध में प्राय अनेक प्रकार की क्या करते रहते हैं? बातें करते रहते हैं कि ये जो स्त्री है, ये लड़की आई है, इस लड़की के आने से ही इसके पति की क्या हुई है? मृत्यु हुई है। इस प्रकार गंभीर आरोप उसके ऊपर लगाते थे। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, और उस बहू को, उस विधवा बहू को कोतवाल ने, पुलिस ने अपने थाने के अंदर बुलाया। डूब कुएं में मरी एक दिन और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया, उसका शारीरिक शोषण किया और इस प्रकार वह विधवा बहू थी, वो लोकलाज से बचने के लिए वह कुएं में जाकर के डूब गई और उसकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये उस किसान की एक दयनीय स्थिति, कारुण्य कथा का वर्णन कवि सुमित्रानंदन पंत ने इस पद के अंदर किया है। ठीक है, अगला पद देखेंगे बेटा। अगला पद देखो बेटा। खैर पैर की जूती जोरू, एक न एक सही दूसरी आती। कभी यहाँ पर कह रहा है कि उस किसान की पत्नी और उसकी पुत्र वधू दोनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और दोनों की मृत्यु हो जाने पर किसान सोचता है कि खैर जोरू होती है, पत्नी होती है, वो पैर की जूती के
समान होती है। यानी स्त्री को किसके समान बताया है? पैर की जूती के समान बताया है। पैर की एक जूती फट जाती है तो उसे बदल कर दूसरी क्या कर ली जाती है? पहन ली जाती है। उसी प्रकार से कवि कहता है कि मेरा पुत्र अगर जीवित होता, अगर मेरा पुत्र जीवित होता तो वह पुत्र वधू के मर जाने पर उसकी क्या कर लेता? दूसरी शादी कर लेता। खैर पैर की जूती जोरू ने एक सही दूसरी आती। यानी अपनी पत्नी और अपने पुत्र वधू के मर जाने पर किसान क्या सोचता है, क्या कहता है कि स्त्री होती है वो पैर की जूती के समान होती है कि जब जूती फट जाती है तो बदल करके दूसरी जूती पहन ली जाती है। कि अगर मेरा बेटा जीवित होता, मेरा पुत्र अगर जीवित होता तो मैं उसकी दूसरी शादी कर लेता। पर जवान लड़के की सुध करे सांप लौटते फटती छाती। लेकिन कवि कह रहा है कि अपने मरे जवान बेटे को याद कर करके उसकी छाती क्या होने लगती है? फटने लगती है। पर जवान लड़के की सुध कर, जब जवान लड़के की उस किसान को याद आती है सांप लौटते फटती छाती, तो उसकी छाती फटने लगती है, अत्यधिक दुख होने लगता है और छाती पर सांप लौटने लगते हैं। सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या करना। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। कवि कह रहा है कि वह किसान जब अपने पिछले सुखों को याद करता है, जब उसके पास अपने खेत हुआ करते थे, बैलों की जोड़ी हुआ करती थी, उसका भरा पूरा परिवार था, उस सुख को जब याद करता है तो उसकी आंखों के अंदर क्या आ जाती है? चमक उत्पन्न हो जाती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती। कवि कह रहा है कि जब किसान अपने पिछले सुखों को याद करता है, अपने पिछले सुखी जीवन को याद करता है, हरे भरे खेतों को याद करता है, खुशहाल जीवन को याद करता है, तो उसकी आंखों में एक उत्साह और चमक उत्पन्न हो जाती है। बीते हुए सुख भरे दिनों की याद आती है तो उनको याद करके क्षण भर के लिए उसकी आंखों में क्या उत्पन्न होती है? चमक उत्पन्न होती है। तुरंत सुनने में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन कवि कह रहा है परंतु तुरंत ही उसकी आंखों की वह चमक है वो क्या हो जाती है? बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है। जब उसको अपने बेटे की याद आती है, जब उसको अपनी पत्नी की याद आती है, जब उसको अपनी बिटिया की याद आती है, तो आंखों की वह चमक है वो तुरंत ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। सुनने में गढ़ व चितवन, सुनने का मतलब आकाश, चितवन का मतलब नजर है। उस समय वह अपनी आंखों को शून्य आकाश के अंदर गड़ा देता है, सुनसान आकाश की ओर देखता रहता है, ताकता रहता है और अपना वह जीवन उसे एक स्वप्न के समान प्रतीत होता है। जो सुखमय जीवन था वो स्वप्न के समान प्रतीत होता है और उसके जीवन में एक शून्यता, एक निराशा है वो छा जाती है। पिछले क्षणों को याद करे, उसके हृदय में कांटे की तीखी नोक के समान गढ़कर उसको क्या देने लगती हैं? पीड़ा देने लगती हैं। तीखी नोक सदृश बन जाती है। वह जो सुख हैं वो उसको तीखी नोक के समान अत्यधिक दुख देते रहते हैं और उसकी सारी स्मृतियां हैं वो उसके लिए किसके समान बन जाती हैं? दुखकारी बन जाती हैं। इस प्रकार वे आंखें कविता के अंदर एक किसान की दयनीय स्थिति का करुण रूप से वर्णन कवि सुमित्रानंदन पंत ने किया है। ये अपना सुमित्रानंदन पंत की जो कविता थी वे आंखें वो पूरी हो चुकी है। अगले वीडियो में अपना अगला अध्याय देखेंगे। ये आपको इनकी सप्रसंग व्याख्या भी आपको करनी है और इनके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपको करने हैं। इसका मैंने आज शायद आपको प्रसंग नहीं लिखाया होगा, प्रसंग शायद लिखा दिया होगा, फिर भी मैं लिखा देता हूँ आपको। प्रस्तुत पद्यांश छायावाद में विष्णु के नाम से विख्यात प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत
द्वारा रचित वे आँखें शीर्षक कविता से संकलित है। ये आपका इसमें प्रसंग हो गया है। ये प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश छायावाद में विष्णु के नाम से विख्यात प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आँखें शीर्षक कविता से संकलित है। ठीक है बेटा, धन्यवाद। जय हिंद।